Abhi, now we will revise DNA replication. Then we'll start today with the new topic. Okay. DNA replication. Now you have to give me the feedback. आपको immediately answer भी देना है. ऐसे न्यूट्रल नहीं रहना है, आपको आंसर भी देना है. आपने पेज खोला है, टेक्स्ट बुक है आपके सामने, सबके सामने डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक खोला है सबने. यस मैम. हरदेव आपने खोला है? खुशी, आयशा? यस मैम. आयशा, मेरी आवाज आ रही है आपको? आयशा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. आयशा, नहीं आवाज आ रही है आयशा. आप माइक या फिर जो भी आपका प्रॉब्लम है वो ये करो, सॉर्ट आउट करो. मुझे आवाज आनी चाहिए. ठीक है, वीडियो में तो एटलीस्ट आपका आवाज तो आना चाहिए. मुझे कैसे समझ में आएगा, क्योंकि अभी आज हम रिवाइज करने वाले हैं कल के टॉपिक को. तो आपके जो फीडबैक नहीं मिलेंगे तो कैसे चलेगा. मुझे आपको कितना समझ में आया वो पता चलना चाहिए, इसीलिए आपको आंसर्स देने हैं. तो आप एटलीस्ट आपके माइक तो ठीक ठाक कर लो, रेंज वेंज सब देख लो. आयशा, आवाज आ रही है? यस मैम. हाँ, गुड. चलो ठीक है. तो डीएनए रेप्लिकेशन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर. डीएनए रेप्लिकेशन मीनिंग क्या बताया था? प्रोड्यूसिंग न्यू डीएनए, मतलब जो ओरिजिनल डीएनए है उस डीएनए से दो नए डीएनए बनते. कितने बनते? दो. जो पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है उससे जो दो नए डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं उसको कहते हैं डॉटर मॉलिक्यूल, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल. दैट इज नथिंग बट द रेप्लिकेशन. ठीक है. सी, और ये जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन की, वो कौन से साइंटिस्ट ने इन्वेंट की है? पेज नंबर 75. डीएनए रेप्लिकेशन थ्रू सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. अंडरलाइन किया, वहां से आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है. पेज नंबर 75. वो ए और बी पॉइंट दिया है, बाद में बोल्ड जो वर्ड्स है उसमें क्या दिया है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल में एस फेज में जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है. ठीक है, यहां से आगे स्टार्ट हो रहा है आपका डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस. तो वहां पे क्या दिया? डीएनए रेप्लिकेशन थ्रू सेमी कॉन्जर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. ओके, ये जो मॉडल है सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन का, मतलब वाई फोर्क शेप, जो फोर्क बनता है डीएनए का रेप्लिकेशन के लिए, वो सब स्ट्रक्चर कौन से साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया है? वाटसन एंड ग्रीक. ओके, राइट. वैटसन एंड क्रिक. इट्स जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. वही साइंटिस्ट जिन्होंने डीएनए का मॉडल इन्वेंट किया. ओके. The process of semi-conservative replication is as follow. ऐसे दिया आपके बुक में, तो वहाँ अंडरलाइन कर लो. वहां से सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, राइट? फर्स्ट पॉइंट क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? फटाफट बताओ, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ओके, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. क्या होता है न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेशन में? मैम उसके 4 टाइप रहते हैं. क्या रहते हैं? 4 एक्टिव टाइप्स रहते हैं उसके. डीसीटीपी और टीएटीपी और डीजीटीपी और डीटीटीपी. ओके, तो ये प्रोसेस जो है कैसे एक्टिवेशन बताओ मुझे. और एक्टिवेशन. मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही. हाँ, आपका आवाज ब्रेक हो रहा मैम. मेरी आवाज ब्रेक हो रही है. ओके, द इक्वेशन फॉर न्यूक्लियोटाइड एक्टिविटी ऑफ द राइबोस AMP plus ATP will produce DATP plus AMP.
यहाँ पे क्या हुआ, दो इनऑर्गेनिक एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ से दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ चले गए तो ये बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ये बन गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, ऐसे चारों ही बताने हैं। खुशी, Yes, ma'am. नेक्स्ट बताओ। साइटोसाइन मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। यस मैम। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको दिखा दिया कि किस तरह से एटीपी एडिनोसाइन न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट हुआ है। वैसे ही मुझे बताओ कि रिमेनिंग जो 3 न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे एक्टिवेट होंगे। ओके मैम, DGMP प्लस कौन सा बता रहे हो आप, कौन सा न्यूक्लियोटाइड बता रहे हो? गुआनाइन। साइटोसाइन, गुआनाइन। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखूं? GMP एमपी, वेरी गुड, प्लस ADP ATP टीपी, राइट। एडिनोसाइन सब में एटीपी ही ऐड होने वाला है। एटीपी इज द एनर्जी। फिर gives DGTP डीजीटीपी, वेरी गुड, plus AMP। राइट, प्लस एएमपी। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में जो 3 थे उसमें से 2 चले गए यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा 1, इसीलिए एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ऐसे ही अभी आयशा बताओ, मुझे दूसरा ये एक हो गया, ये दूसरा। अभी मुझे टेल मी द थर्ड वन, साइटोसाइन का बताओ आयशा। साइटोसाइन का बताओ। DCMP वेट, हाँ, DCMP ये इनएक्टिवेटेड न्यूक्लिएटेड, इसका फुल फॉर्म क्या है आयशा? DCMP का फुल फॉर्म क्या है? साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट। हाँ, डीऑक्सीराइबोज फॉर डी, स्मॉल डी जो है वो डीऑक्सीराइबोज। फिर C मतलब साइटोसाइन, M फॉर मोनो, P फॉर फॉस्फेट, प्लस ATP। वेरी गुड, ATP विल प्रोड्यूस। अब ये जो एरो है उसके ऊपर कौन से एंजाइम का नाम लिखना चाहिए? कौन से एंजाइम की वजह से ये प्रोसेस हो रही है? फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोरिलेज, राइट। एंजाइम का नाम है फॉस्फोरिलेज एंजाइम। हाँ, आगे बताओ आयशा। DCTP DCTP प्लस AMP। राइट, ओके। अब फोर्थ वाला जो है वो मुझे हरदेव बताएगी। हरदेव बताओ क्या बचा? अभी थाइमाइन बचा है। हरदेव बताओ। कोशिश करो हरदेव, कम ऑन कम ऑन। थाइमाइन बताओ हरदेव, कोशिश करो, मैं हेल्प करती हूँ आपको। पहले क्या लिखूं? डी, थाइमाइन होगा तो क्या होगा? TMP, थाइमाइन मोनोफॉस्फेट। उसमें ऐड होगा क्या? एनर्जी कौन सी है हरदेव? DTMP प्लस, बताओ हरदेव।
हरदेव ARTC, हाँ हाँ बोलो बोलो। DTMP प्लस ATP, वेरी गुड। ओके, अब क्या प्रोड्यूस होगा? DTMP से क्या बनेगा? थाइमाइन मोनोफॉस्फेट से बनेगा थाइमाइन ट्राइफॉस्फेट। और ATP किस में कन्वर्ट होगा? AMP, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये सारे ही जो रिएक्शन है, दिस इज 1 2 3 4, ये सारे ही रिएक्शन के लिए फॉस्फोरिलेज एंजाइम जरूरी है। कौन सा? फॉस्फोरिलेज एंजाइम। ओके, तो ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे है? वेयर आर दिस एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड? लोकेशन क्या है डीएनए रेप्लिकेशन की? कहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है? न्यूक्लियोटाइड्स में। कहाँ पे अभयराज? न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड जो है वो बन रहे हैं। व्हाट इज द साइट ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन? ये न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर। हाँ, ये सेल है। ओके, प्लांट सेल, एनिमल सेल, एनिमल सेल, एनी सेल। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के कौन से पार्ट होते हैं? न्यूक्लियस में होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है ना, वैसे ये न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस चालू है। तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही ये प्रोसेस होती है। ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये वाले, ऐसे मैं रेड से दिखाती हूँ, ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे एक्टिवेटेड। और डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस भी न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर है। Now what we have after the first step we have activated nucleotide। ये अभी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड रेडी है रेप्लिकेशन के लिए। वी हैव रेडी एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड। ये डीएक्टिवेटेड है, एटीपी से एनर्जी मिली और ये एक्टिवेट हो गए। अभी एक्टिवेट जो है, एक्टिवेट न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, सेकेंड स्टेप कौन सी है? ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट। क्या होता है ओरिजिन या फिर इनिशिएशन पॉइंट? मैम, जहाँ से डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। राइट, द लोकेशन और पॉइंट ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए के सरफेस पे जहाँ पे ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस, एग्जैक्ट पॉइंट कि जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, उसको कहा जाता है साइट और इनिशिएशन पॉइंट। ऐसी जगह जहां पे रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ओके, नाउ दिस इज अ डीएनए मॉलिक्यूल। ये डीएनए मॉलिक्यूल, ये वो जगह है, दिस इज द लोकेशन। यहाँ ये साइट है, यहाँ से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। तो दैट लोकेशन पोजीशन विल बी द इनिशिएशन पॉइंट। ओके, तो उसमें आपको पहले क्या लिखना है? इट बिगिन एट स्पेसिफिक पॉइंट, उसको कहते हैं ओरिजिन, और टर्मिनेट एट पॉइंट टी। ठीक है, ओरिजिन इज फ्लैंक्ड बाय टी साइट। द यूनिट ऑफ डीएनए इन विच रेप्लिकेशन ऑकर इज कॉल्ड एज रेप्लिका। यूनिट ऑफ डीएनए जिसमें रेप्लिकेशन होता है उसको कहते हैं रेप्लिकॉन। मतलब डीएनए के जिस पार्ट में रेप्लिकेशन होता है उसको रेप्लिकॉन कहते हैं। अब यहाँ पे बीच में ही यूकैरियोट्स का भी ऐड कर दिया है। प्रोकैरियोट्स का ऐड कर दिया। इन प्रोकैरियोट्स देयर आर ओनली वन रेप्लिकॉन। मतलब क्या? जैसे मैंने कल बताया था, यूकैरियोटिक डीएनए में एक से ज्यादा इनिशिएशन पॉइंट होते हैं और प्रोकैरियोट्स में एक ही होता है। एक ही ऐसे जगह है वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है।
प्रोकैरियोट्स में मतलब बैक्टीरिया में, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स में एक से ज्यादा ऐसी जगह होती है जहां से रेप्लिकेशन, मतलब देयर आर मोर देन वन इनिशिएशन पॉइंट इन यूकैरियोट्स, and in prokaryotes there is only single place where replication starts. ठीक है, at the point O enzyme endonuclease nick. अब ये निक मतलब क्या है? निक का मीनिंग है इंसिजन करना या फिर कट करना। ओके, ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल को कट करता है। कैसे कट करता है? टेम्पररली। The nick occurs in the sugar phosphate backbone और phosphodiester bond। तो ये यहाँ पे कट होंगे, ये उसके मॉलिक्यूल्स है। ओके, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल कट हो गया है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। अब ये अगर लोकेशन है तो यहाँ से आगे आगे ये डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट होते जाएंगे, राइट? In eukaryotes, there are several origin points during replication. DNA molecules split and get separated due to nick. It initiate breaking. इस यहाँ पे जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक होते हैं और उसकी वजह से अनजिपिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। कौन सी? अनजिपिंग, मतलब दो स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग होते जाएंगे ऐसे। ये आगे 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 जैसे जिप बढ़ता है तो दो स्ट्रैंड खुलते जाएंगे। तो ये ऐसा है, यहाँ से आगे ये खुलता गया, राइट? तो ये दो स्ट्रैंड जो है वो अलग हो गए। ठीक है, अब थर्ड स्टेप कौन सा है? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड में कौन सी प्रोसेस होती है? Breaking of weak hydrogen and unwindingly it becomes in Y-shaped. राइट, उसको कहते हैं इन्वर्टेड वाई शेप फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक है, अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? हर एक में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंजाइम के नाम लिखते हैं। आप एक काम करो, जैसे आपके टेक्स्ट बुक है ना, जैसे एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, वहां पे आप एंजाइम का नाम लिख लो फॉस्फोरिलेज, साइड में फॉस्फोरिलेज, क्योंकि प्रोसेस तो समझ में आ जाती है, एंजाइम के जो नाम है वो आपको लर्न करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे कौन सा था? यहाँ पे आपके बुक में दिया है निक कट करने के लिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, तो यहाँ पे आप लिखो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और वैसे ही अभी जो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड है वहां पे कौन सा एंजाइम है? स्टार्टिंग में कौन सा एंजाइम दिया है? DNA helicase. हेलिकेज, यस, डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ठीक, तो ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम ऑपरेट बाय ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये दो स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग हो गए। द विसिनिटी ऑफ ओ मतलब क्या है? ओरिजिन साइड। द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सेपरेट और अनवाइंड। तो ये डीएनए स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे से अभी सेपरेट हो गए। अनवाइंड, ये वाइंडेड मतलब ऐसे था, आपस में ऐसे वाइंडेड था, ये अनवाइंड हो गया मतलब खुल गया, दो स्ट्रैंड एक दूसरे से खुल गए। एंजाइम का नाम है डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, सेपरेट एंड अनवाइंड। दिस अनवाइंडिंग इज बाय डायरेक्शनल, अगर यूकैरियोट्स है तो बाय डायरेक्शनल है, एंड कंटिन्यूअस एज वाई शेप रेप्लिकेशन फोर्क इज फॉर्म। तो जब तक इस तरह से वाई, ये दिखाई दे रहा है, ये ऐसे वाई है, इन्वर्टेड वाई शेप, ये वाई शेप बन गया है, ये ऐसे। और इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। दिस इज रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक है, ईच सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। अब ये जो रेड कलर के स्ट्रैंड जो सेपरेट हो गए उसके ऊपर नया डीएनए मॉलिक्यूल का एक स्ट्रैंड बनेगा, तो ये जो सेपरेटेड है उसको कहेंगे हम टेम्पलेट। ये दोनों ही है टेम्पलेट।
जिसके ऊपर नया स्ट्रैंड बनेगा। ओके, सो नाउ दीज आर टेम्पलेट। अब यहाँ पे दो स्ट्रैंड, दो अलग अलग के दो टेम्पलेट है। द टू सेपरेटेड स्ट्रैंड आर प्रिवेंटेड बाय रिकॉइलिंग। अब ये सेपरेट तो हो गए, अनवाइंड तो हो गए, अब ये फिर से रिकॉइल हो सकते हैं ऐसे। इस तरह से ऐसे आपस में फिर से उलझ सकते है ना, इसको कहते हैं रिकॉइलिंग। तो इसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा ताकि ये फिर से मतलब इस तरह से मेंटेन रहे उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे ऐसे मेंटेन रहना चाहिए स्ट्रक्चर, फिर से कॉइल्ड नहीं होना चाहिए। इसलिए फिर किसकी जरूरत पड़ेगी स्टेबलाइजेशन के लिए, रिकॉइलिंग अवॉइड करने के लिए? Single stand up binding protein. यस, दैट इज SSBP। कौन सा है? SSBP। SSBP सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिंगल स्ट्रैंड SSB प्रोटीन या फिर SSBP रिमेन अटैच्ड। ये जो प्रोटीन है ये दो स्ट्रैंड्स को अटैच रहता है SSBP, ताकि वो स्टेबल रहे, फिर से आपस में कॉइल्ड ना हो जाए, इसीलिए। ठीक है, so SSBP protein remain attached to both of the separated strands so as to facilitate synthesis of new polynucleotide chain। तो इसके ऊपर नया polynucleotide chain बनने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए SSBP जो है वो काम करता है। ठीक है, तो ये अब ये रेप्लिकेशन फोर्क है। अब रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्म हो गया है, अब रेप्लिकेशन फोर्क के ऊपर नया स्टैंड बनेगा। नाउ जो डायग्राम है कौन सी, 4.8 की ऊपर की डायग्राम, वो इंपॉर्टेंट है, वही आपको डायग्राम में ड्रॉ करनी है। ऊपर की डायग्राम में नया स्टैंड बनेगा, उसमें कौन से लेबल्स है, पार्ट कौन से बताओ? रेप्लिकेशन फोर्क में कौन से पार्ट है? Leading template, leading standard. अब दो स्टैंड और सेपरेट हो गए हैं, उसको कहेंगे टेम्पलेट। एक है लीडिंग टेम्पलेट, एक है लैगिंग टेम्पलेट। लीडिंग और लैगिंग ऐसे जो अलग अलग नाम दिए हैं। लीडिंग टेम्पलेट किसको कहेंगे? जो 3 to 5 जा रहा है। यस, परफेक्ट। 3' से 5' की तरफ जा रहा है, उसको कहेंगे लीडिंग। और लैगिंग की डायरेक्शन क्या है? 5' to 3'। यहाँ पे मैं लेबल कर देती हूँ, 3' to 5'। ये तो ये हो गया लीडिंग टेम्पलेट, और इसका 5' यहाँ और 3' यहाँ, तो ये ऐसे। ओके, ऊपर 3' नीचे 5'। हाँ, सो दैट इज लैगिंग टेम्पलेट। ओके, अब लीडिंग टेम्पलेट के ऊपर पहले प्रोसेस स्टार्ट होती है। ओके, तो ये हो गया अपना फोर्थ पॉइंट स्टार्ट, दैट इज रेप्लिकेशन फोर्क बन गया है। पॉइंट formed due to unwinding and separation of two strands appear like Y-shaped fork। fork मतलब चिमटा, ऐसे fork called replicating या फिर replication fork। The unwinding of strand imposes strain which is relieved by superhelix relaxing enzyme। तो ये unwinding के लिए और एक एंजाइम का नाम दिया है, दैट इज superhelix relaxing enzyme। तो फोर्थ पॉइंट में एक एडिशनल पॉइंट उन्होंने ऐड किया, रेप्लिकेशन फोर्क बन गया। ओके, अब हमारे पास
क्या है, ऐसी स्ट्रैंड है जिसके ऊपर नया डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा। एग्जाम्पल, जैसे कोई एक चीज बनानी है हमें, तो उसका एक साचा होता है ना, साचा को कहते हैं मोल्ड, तो उसको उसके ऊपर नई चीज बनेगी। तो ये टेम्पलेट क्या है, ये वो कास्ट है या फिर मोल्ड है जिसके ऊपर नई चीज बनने वाली है, तो उसको कहते हैं टेम्पलेट, मोल्ड या फिर कास्ट। अब ये जो है, ये टेम्पलेट, इस टेम्पलेट के हिसाब से उसके ऊपर डीएनए का नया स्ट्रैंड बनेगा। यहाँ पे हमारा 5th पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, वो है सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, अब ईच सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट एज अ मोल्ड, वहां पे मोल्ड वर्ड दिया है, टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री को अंडरलाइन करो, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मोल्ड के हिसाब से बनेगा ना, ऐसे नहीं यहाँ पे एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ पे आके ग्वानाइन आएगा, नहीं। जो ये सेपरेटेड स्ट्रैंड है जिसको हम टेम्पलेट, उसके हिसाब से ही नया स्ट्रैंड बनेगा, इसीलिए उसको मैचिंग, उसको सुटेबल, उसको कॉम्प्लीमेंट्री की स्ट्रैंड बनना चाहिए, इसीलिए वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब क्या, पॉली मतलब मैनी, न्यूक्लियोटाइड की चेन। डीएनए क्या होता है, डीएनए का एक स्ट्रैंड मतलब क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन। तो पॉली मतलब मेनी, न्यूक्लियोटाइड की चेन। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, वो है आपका फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस और शुगर। तो ये तीनों मिला के एक बना न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन मतलब पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, so new complementary strand will form. It begins with the help of small RNA। कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, वो है आरएनए प्राइमर। प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए जरूरत होती है आरएनए प्राइमर। आगे भी जाके ये आरएनए प्राइमर वर्ड आने वाला है। ओके, तो ये आरएनए प्राइमर जो है वो इस डीएनए से, जो टेम्पलेट है उस डीएनए से आके जुड़ेगा आरएनए प्राइमर। जब तक आरएनए प्राइमर अटैच नहीं होता तब तक ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती, नए स्ट्रैंड बनने की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती। ओके, तो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए जरूरत होती है एक छोटा सा आरएनए का मॉलिक्यूल है, उसको कहते हैं आरएनए प्राइमर। प्राइमर मतलब स्टार्टिंग के लिए प्राइमर की जरूरत है। ओके, अब आरएनए प्राइमर गेट एसोसिएटेड कौन से एंड में, 3' एंड। आरएनए प्राइमर हमेशा क्वेश्चन में पूछेंगे कि एट विच एंड डज आरएनए प्राइमर गेट अटैच्ड। आरएनए प्राइमर हमेशा 3' एंड को ही अटैच करते हैं। इसका 3' एंड नीचे है तो नीचे अटैच होगा, इसका 3' एंड ऊपर है, लैगिंग टेम्पलेट का 3' एंड ऊपर है तो ये प्रोसेस ऊपर से नीचे होगी, और लीडिंग का 3' एंड नीचे है तो वो प्रोसेस नीचे से ऊपर होगी। ओके, आरएनए प्राइमर ऑलवेज अटैच टू द 3' एंड, फिर वो ऊपर हो या नीचे हो। ठीक है, तो प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए आरएनए प्राइमर की जरूरत है। आरएनए प्राइमर आ गया, 3' एंड को टेम्पलेट को ज्वाइन हो गया। ओके, जैसे ही आरएनए प्राइमर अटैच हो गया, वहां से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे। यही एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है पहला, वो है ग्वानाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ग्वानाइन है। तो सराउंडिंग में, ये सराउंडिंग में ऑलरेडी एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पे पहला ग्वानाइन ट्राइफॉस्फेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा, साइटोसाइन। साइटोसाइन। पूरा बताओ, पूरा नाम मीन्स पूरा नाम, न्यूक्लियोटाइड का पूरा नाम बताओ। डीऑक्सीराइबो साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट। राइट, और ट्राइफॉस्फेट एक्टिवेटेड है ना। हाँ यस मैम, हाँ, ट्राइफॉस्फेट। तो ये आ गया DCTP, ये न्यूक्लियोटाइड आ गया, ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें साइटोसाइन, फिर ये ग्वानाइन साइटोसाइन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गए।
उसके आगे इस टेम्पलेट के ऊपर न्यूक्लियोटाइड जो है वो है DATP। DATP ये न्यूक्लियोटाइड है टेम्पलेट के ऊपर। तो यहाँ पे अगर DATP न्यूक्लियोटाइड है तो उसको कॉम्प्लीमेंटरी कौन सा न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ेगा नए स्ट्रैंड के लिए? डीऑक्सीराइबोथाइमाइन। हाँ राइट, डीऑक्सीराइबोस थाइमाइन ट्राइफॉस्फेट। कौन कहेंगे? DTTP, थाइमाइन ट्राइफॉस्फेट। ये आके जुड़ गया तो उसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड की पेयरिंग हो गई और ये दो भी एक दूसरे से जुड़ गए। पहले वाला CTP, दूसरे वाला TTP, दोनों ही जुड़ गए। अब यहाँ पे आगे है थर्ड जो न्यूक्लियोटाइड है वो है कौन सा? DCTP है, डीऑक्सीराइबोसाइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो उसको कॉम्प्लीमेंटरी कौन सा न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ेगा? CTP का कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड क्या होगा नए स्ट्रैंड के लिए? DGTP। यस, DGTP, ग्वानाइन, राइट। तो ये भी जुड़ गया हाइड्रोजन बॉन्ड से, इस स्ट्रैंड को भी जुड़ गया और आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से भी जुड़ गया। अब लास्ट वाला, ओके, हरदेव बताएगी। हरदेव, यहाँ पे अब है DTTP, उसके टेम्पलेट के ऊपर का जो आगे का न्यूक्लियोटाइड है वो है DATP, डीऑक्सीराइबोस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में कौन सा एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड उसको आके जुड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड से? हरदेव, एडेनोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है? A pairs with Hardev, A pairs with चलो कोई भी बता दो। हरदेव, आप में से कोई भी बता दो फटाफट। मैम थाइमाइन। ये थाइमाइन, तो आएगा TTP। तो इस तरह से आगे बहुत सारे सीक्वेंस है, ऐसे सीक्वेंस होते होते फिर आगे के न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे और ये जो नया स्ट्रैंड है, हाँ मेरा क्वेश्चन ठीक से समझो। टेम्पलेट की डायरेक्शन थी 3' से 5'। 3' से प्रोसेस स्टार्ट हुई और वो 5' के ऊपर आगे आगे न्यूक्लियोटाइड रीड करते गए नया स्ट्रैंड। अब उसके ऊपर जो नया स्ट्रैंड बना है उस नए स्ट्रैंड का नाम है लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग टेम्पलेट के ऊपर बनता है लीडिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या होगी? लीडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या होगी? In the direction of leading template. 5' से स्टार्ट हो रहा है 3' की तरफ। तो हमेशा याद रखो एंटी पैरेलल, डीएनए हमेशा एंटी पैरेलल। यहाँ पे 3' है तो उसके सामने 5' एंड हो। तो 5' एंड जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसकी स्टार्ट हो रही है 5' एंड, वो 3' एंड की तरफ बढ़ा जा रहा है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो बीच में ब्रेक नहीं होती, स्टॉप नहीं होती। एक बार प्रोसेस स्टार्ट हुई तो जब तक वो डीएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर जो है वो अलग नहीं हो जाता, पूरी प्रोसेस रेप्लिकेशन की कंप्लीट नहीं होती, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती। ओके, आपके बुक में देखते हैं क्या लिखा है। ओके, each separated strand acts as a mold or template for the synthesis of new complementary strand. It begins with the help of small RNA molecule called RNA primer. RNA primer get associated with 3' end of template strand, attract the complementary nucleotide from molecule, bind to the complementary nucleotide on the template strand by forming hydrogen bond. A और T में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और C और G में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ओके, तो सामने दिया है कैसे किया है। द न्यूली बाउंड न्यूक्लियोटाइड गेट इंटरकनेक्टेड बाय 2 न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से ये नया स्ट्रैंड बनता गया है, नया न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड इज देयर। ओके, द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब इस पूरे प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस।
पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर बन रहा है, डीएनए का पॉलीमर बन रहा है, इसीलिए एंजाइम का नाम है पॉलीमरेज। ये जो टेम्पलेट के ऊपर स्टैंड बन रहा है उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन के लिए एंजाइम है पॉलीमरेज, अंडरलाइन या फिर ऊपर लिख लो पॉइंट के यहाँ पे, पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है। द न्यूली कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड इज ऑलवेज, जो नया स्टैंड बना है उसकी डायरेक्शन होगी स्टैंड, तो उसकी डायरेक्शन होगी 5' से लेके 3', ये नए स्टैंड। फिर दिया है लीडिंग और लैगिंग, द टेम्पलेट स्टैंड विथ फ्री 3' एंड, ये उसको कहते हैं लीडिंग टेम्पलेट, एंड विद द अदर जिसका 5' एंड फ्री है, देखो ये कॉइल्ड है ये फ्री है, 5' एंड ओपन है, तो उसको कहेंगे लैगिंग। The process of replication always starts from the 3' end. Template. Parental DNA are anti-parallel. Newly strand always, और नया strand जो होगा वो 5' से 3' होगा. Okay. One of the newly synthesized strand develop continuously. Okay. जो strand continuous process में बनता है उसको कहते हैं leading strand. और जो strand जो अभी हम देखेंगे जो fragments में बनेगा उसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, जो कंटिन्यूस में डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, शुरू होती है स्टॉप होती है। ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं लैगिंग स्ट्रैंड की तरफ। लैगिंग स्ट्रैंड जिसकी डायरेक्शन है उसका 3' एंड ऊपर है और 5' फ्री एंड 5' एंड, प्रोसेस स्टार्ट होगी 3' इसलिए ऊपर से नीचे होगी, ऐसा नहीं कि यहाँ इसी डायरेक्शन में, नहीं, जहां पे 3' एंड होता है वहां से ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो ये उसका 3' एंड है, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। ओके, अब ये लैगिंग स्ट्रैंड है, इसका 3' एंड ऊपर है, प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्राइमर, RNA Yes. primer. पेंटिंग करते हैं वॉल पे पहले प्राइमर मारते हैं ना, फिर कलर मार सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे हमें अगर नया स्टैंड चाहिए तो नया स्टैंड के लिए पहले प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। तो आरएनए प्राइमर जो है हमेशा 3' एंड में ही अटैच होता है। कि ऐसे पूछेंगे कि व्हाई डज द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम 3' एंड टू 5' एंड, रीजन क्या है? तो उसके लिए आंसर ये है, बिकॉज आरएनए प्राइमर मॉलिक्यूल कैन अटैच ओनली 3' एंड, 3' फ्री एंड ऑफ द DNA molecule, therefore, and which is important for polymerization, that is why RNA primer की वजह से जो polymerization 3' end से ही start होता है। ओके, तो ये 3' end है, तो यहाँ पे आके जुड़ गया है अब आपका RNA primer इस टाइम में, अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था सीक्वेंस यहाँ पे भी है, ए है जे, तो यहाँ से पहले एडेनाइन है तो आके जुड़ेगा थायमाइन, तो इस तरह से नए नए जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो नए नए न्यूक्लियोटाइड है जुड़ते जा रहे हैं, स्ट्रैंड बनता जा रहा है, पर ये आरएनए प्राइमर जो है वो डीएनए स्ट्रैंड से, जैसे जैसे आरएनए प्राइमर आगे बढ़ता है तो वो आरएनए प्राइमर से प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब ये आरएनए प्राइमर जो है सेपरेट हो जाएगा, ये प्रोसेस बीच में रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब फिर से इनिशिएट करने के लिए नए आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, फिर नया आरएनए प्राइमर होगा, फिर से पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, नया स्ट्रैंड जुड़ता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉस्फोडाइस, अगेन द प्रोसेस स्टार्ट, अगेन इट नीड्स न्यू आरएनए प्राइमर, फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगी, फिर से स्ट्रैंड। तो जो नया लैगिंग स्ट्रैंड बना है वो छोटे छोटे पीसेस में बना है, उनके बीच में गैप है, तो उन पीसेस का नाम क्या है? Okazaki filaments. ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इट इज आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट ओकाजाकी, उन्होंने ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट किए थे इसलिए। ओके,
DNA synthesis, page number 76, maturation of Okazaki fragment. DNA synthesis on lagging template takes place in the form of small fragments called as Okazaki fragments, named after the scientist Okazaki. Okazaki fragments are joined by, हाँ ये ना दो वर्ड आप अच्छे से वर्ड ना लर्न कर लो, कहीं पे भी अब इसके आगे भी डीएनए के बहुत सारे हम पढ़ेंगे, जैसे क्या है आपका डीएनए का, दैट इज फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब डीएनए के थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बनानी है, तो उसको कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस में डीएनए से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। तो जहां पे भी एंडोन्यूक्लियस वर्ड आया, क्या मैंने इस्तेमाल किया वर्ड एंडोन्यूक्लियस, ये यहाँ पे कट करने के लिए, तो एंडो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल सीजर। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को कहते हैं सीजर, मतलब काटना। और लाइगेज वर्ड आया, कौन सा वर्ड, लाइगेज। लाइगेज वर्ड आया, लाइगेट से, लाइगेट का मीनिंग होता है चिपकाना, जुड़ना। तो कहीं पे भी ज्वाइन करना है, चिपकाना है, तो लाइगेज, तो उसको कहते हैं बायोलॉजिकल ग्लू। ग्लू मतलब चिपकाने के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो कहीं पे भी डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ना है तो एंजाइम होगा डीएनए लाइगेज, और कहीं पे भी डीएनए को कट करना है तो एंजाइम होगा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ओके, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज कॉल्ड बायोलॉजिकल सीजर, और डीएनए लाइगेज इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ग्लू। ठीक है, तो वैसे ही ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो है छोटे छोटे पीसेस में बने, तो ये डीएनए स्ट्रैंड जो है वो पूरा नहीं है, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है छोटे छोटे पीसेस में, तो उनको जोड़ने के लिए उनके बीच में ऐड होगा डीएनए लाइगेज एंजाइम, जो इन फ्रैगमेंट्स को जोड़ के पूरा एक लैगिंग स्ट्रैंड बनाएगा। ओके, डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, Okazaki fragments are joined by enzyme DNA ligase. RNA primer are removed by DNA polymerase and replaced by DNA sequence with the help of DNA polymerase 1. हाँ, अब ये जो RNA प्राइमर है बीच बीच में, ये RNA प्राइमर को रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही स्टार्टिंग में RNA प्राइमर था, यहाँ पे बीच बीच में सारे RNA प्राइमर्स आ गए, तो RNA प्राइमर्स को रिमूव करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। RNA primers are removed by DNA polymerase and replaced by DNA sequence with the help of DNA polymerase 1 in prokaryotes and DNA polymerase alpha in eukaryotes. प्रोसेस क्या है, ये RNA प्राइमर को हटाना है और उनकी जगह पे DNA चाहिए। तो अगर यूकैरियोट्स है तो एंजाइम काम करेगा DNA polymerase alpha, और अगर प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया है तो एंजाइम काम करेगा DNA polymerase 1। ठीक है, फिनिश्ड, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट कंप्लीट हो गई। अब एट द एंड ऑफ द प्रोसेस क्या हुआ, ये जो पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल था, ओके, वहां पे इस तरह से ये जो स्ट्रैंड था रेप्लिकेशन फोर्क, लीडिंग लैगिंग टेम्पलेट, उसके ऊपर ये बन गया, ये बन गया लीडिंग टेम्पलेट के ऊपर लीडिंग स्ट्रैंड, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा है, ये लैगिंग स्ट्रैंड, सारे एंजाइम, और इसके बाद फाइनली ये बन गया। ओके, अब ये पूरी प्रोसेस आगे तक कंप्लीट होगी, और ये अब वी है दो स्ट्रैंड अपने से अलग अलग हो गए। नाउ ये हमें एक से दो डीएनए स्ट्रैंड बन गए। नाउ वी हैव 2 डीएनए स्ट्रैंड, ये एक और एक। अब इसमें जो रेड कलर का है वो ओल्ड वाला डीएनए मॉलिक्यूल, ओके, जिसको हमने टेम्पलेट नाम दिया, और उसके ऊपर ये नया डीएनए का मॉलिक्यूल बना है जिसको हमने स्ट्रैंड नाम दिया, लैगिंग स्ट्रैंड, और ये लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। अब फिर से जो जैसा डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, एक बार पूरा नया स्ट्रैंड बन गया ओल्ड के ऊपर, तो ये कॉइलिंग हो गए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, अब ये ऐसे,
तो ये जो पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल था उससे ये दो नए डीएनए मॉलिक्यूल बने, जिसमें एक ओल्ड वन है और ये न्यूली फॉर्म्ड है। ये रेड वाला ओल्ड वन है, न्यूली फॉर्म्ड। So this is how the parental DNA molecule produces two DNA molecule. ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? एस फेज में होती है। इस डीएनए से ये दो नए डीएनए बने हैं हमेशा, ठीक है। तो ये प्रोसेस के लिए ये कैसे ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, वो एक्सपेरिमेंट हम देंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो 50 ये जो डीएनए नया मॉलिक्यूल डीएनए बना है, 1 और 2, तो हर एक डीएनए मॉलिक्यूल में 50% ओल्ड होता है, 50% नया होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। यस, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं, राइट। ओके, एनी डाउट्स? एक बार ठीक से पढ़ लो, पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं मेल्सन के एक्सपेरिमेंट में। 2 मिनट देती हूँ मैं, अच्छे से हर एक पॉइंट में जाओ। ये जो 6 पॉइंट्स है, 6-7 पॉइंट्स है, अच्छे से पढ़ लो। समझ में आया ना? एंजाइम के नाम को अंडरलाइन करो, नहीं तो अलग से लिख लो पॉइंट के यहाँ पे, और हर एक एंजाइम के लिए मार्क्स है वहां पे। एनी डाउट्स? अभयराज, हरदेव, खुशी, पूछना है कुछ? राजीव इज देयर? राजीव, Rajiv, can you hear me? Yes. Okay, good. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Hello, how are you, Rajiv? I'm good, ma'am. Okay, ठीक है, चलो। किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट? आर्य? नहीं, मैम। ओके, तो ये जो पूरी रेप्लिकेशन की प्रोसेस हमने देखी है, उस रेप्लिकेशन की प्रोसेस में 50% ओल्ड है, 50% न्यू है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। 50% पार्ट डीएनए का हमेशा ओल्ड वाला रहता है ओरिजिनल, उसके ऊपर 50% नया बनता है। तो किसी भी डीएनए में ओल्ड और न्यू ऐसे 2 स्ट्रैंड होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है मेल्सन के एक्सपेरिमेंट से। नाउ वी विल गो थ्रू दिस मेल्सन्स एक्सपेरिमेंट। Okay, it is experimentally proved by Matthew Melson and Franklin Stahl in 1958 by using equilibrium density gradient centrifugation technique। इस टेक्निक का नाम एज इट इज आपको याद रखना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने बताया था आपको, सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है, जैसे मिक्सर में गोल गोल घूमता है, वैसे सेंट्रीफ्यूज का एक बॉक्स होता है, मेटल बॉक्स, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब रखने के बाद हम उसको पर्टिकुलर स्पीड, जैसे 5000 आरपीएम मैंने एडजस्ट किया, 5000 आरपीएम, आरपीएम मतलब रिजोल्यूशन पर मिनट, मैंने वो एडजस्ट कर लिया। तो उस स्पीड पे वो गोल गोल रोटर होता है, ऐसे घूमेगा। घूमने से जो ग्रेडियंट्स होते हैं, मतलब हेवी पार्टिकल नीचे जम जाएंगे, उससे हल्के ऊपर, उससे हल्के ऊपर। तो उस तरह से एक सेपरेशन टेक्निक है, जैसे क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन टेक्निक है, वैसे सेंट्रीफ्यूगेशन भी सेपरेशन टेक्निक है। तो उस मेथड का इस्तेमाल किया है। पूरे मेथड का नाम है इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। ओके, Melson and Stahl 1958 perform experiment to prove सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब क्या? 50% ओल्ड 50% न्यू, उसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है ई कोलाई बैक्टीरिया का। इस एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ई कोलाई के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया है। ई कोलाई
इन द मीडियम कंटेनिंग। अब इसके लिए उन्होंने नाइट्रोजन, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन आइसोटोप, उसका नाम नंबर है 14 नाइट्रोजन, आइसोटोप का नाम है नाइट्रोजन 14। और आइसोटोप का रोल आपको पता है, जैसे हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा था, दैट एक्सपेरिमेंट वाज बाय, जहाँ पे हमने सल्फर और फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया था रेडियो एक्टिव। वो एक्सपेरिमेंट किसका था? 35 सल्फर एंड 32 फॉस्फोरस। याद आया? वहां पे भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल किया था, 32 फॉस्फोरस एंड 35 सल्फर, ये आइसोटोप इस्तेमाल किए थे। वो एक्सपेरिमेंट किसका था बताओ तो? जहाँ पे ई कोलाई था, बैक्टीरियोफाज वायरस था। हर्षेस हाँ, नहीं सुना मैंने। हर्षेस का एक्सपेरिमेंट था वो। यस, हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो वैसे ही यहाँ पे भी नाइट्रोजन आइसोटोप का इस्तेमाल किया है, 14 नाइट्रोजन, लाइट नाइट्रोजन है, और आपको पता है रेडिएशन से एमिट करते हैं ये आइसोटोप। तो कल्चर्ड बैक्टीरिया ई कोलाई इन द मीडियम कंटेनिंग। अब मतलब क्या है? आपको पता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए उनको कुछ न्यूट्रिटिव मीडियम चाहिए। एग्जाम्पल, एक ऐसे ब्रेड लिया है, ब्रेड जो कि मैंने उसके ऊपर थोड़ा पानी ये किया, स्प्रिंकल किया और उसको कवर करके रख दिया, ठीक है। अब मैंने दूसरे दिन देखा तो उसके ऊपर कुछ ग्रोथ होगी, कुछ बैक्टीरिया होंगे, कुछ फंगस होंगे, और मैंने रखा और कुछ बैक्टीरिया और फंगस ग्रो होते जाएंगे। तो वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए नीचे उनको कुछ न्यूट्रिटिव मीडियम चाहिए। जैसे ब्रेड है, ये न्यूट्रिटिव मीडियम उनका हो गया। वैसे उसको कहते हैं कल्चर मीडियम। कल्चर मतलब कल्टीवेट करने के लिए, कल्चर मीडियम मतलब क्या? कल्टीवेट मतलब ग्रो करना। वी कल्टीवेट प्लांट्स इन द सॉइल। वैसे ही बैक्टीरिया, फंगस को कल्चर मतलब कल्टीवेट करने के लिए कोई नीचे सबस्ट्रेट चाहिए, सबस्ट्रेटम चाहिए। तो सॉइल जैसे प्लांट्स के लिए, जैसे ब्रेड का एग्जांपल दिया, वैसे कुछ न्यूट्रिटिव मीडियम चाहिए नीचे। तो बैक्टीरिया, फंगस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कल्चर मीडियम, जिसके उसके ऊपर हम कल्टीवेट करें मतलब ग्रो कर सके, ग्रोइंग मीडियम मतलब कल्चर मीडियम। ओके, तो उस कल्चर मीडियम के अंदर उन्होंने नाइट्रोजन 14 जो है वो ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये एक पेट्री डिश है, डिश जिसके अंदर ये न्यूट्रिएंट मीडियम भरा है, कल्चर मीडियम भरा है। उस कल्चर न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर 14 नाइट्रोजन ऐड किया है। इसके अंदर ये मतलब उनका फूड हो गया, ये उनका फूड है जिसके ऊपर ये ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रो होंगे, ठीक है। तो कल्चर मीडियम के ऊपर मतलब उनके फूड में वो 14 नाइट्रोजन डाल दिया है, okay. Cultured bacteria E. coli in the medium containing 14 nitrogen and obtain equilibrium density gradient by using 6 मतलब M for molecular weight है इसका 6M, that is cesium chloride. The position of the band is recorded. अब ये कैसे बाद में चलेगा? E. coli were then transferred to, अब दूसरे मीडियम में ऐड कर दिया ई कोलाई को। पहले जो न्यूट्रिएंट मीडियम था उसमें हमने 14 नाइट्रोजन दिया था, दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में ले लिया 15 नाइट्रोजन, ओके। पहले उसके ऊपर ग्रो किया, फिर यहाँ से दूसरे मीडियम पे ट्रांसफर किया। वो हेवी नाइट्रोजन है, पहले 14 वाला लाइट नाइट्रोजन था। एंड अलाउड टू रेप्लिकेट सेवरल जनरेशन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट डेंसिटी ग्राइंड बाय ऑब्टेन यूजिंग अगेन, ये सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए लिक्विड इस्तेमाल किया है, 6 molecular cesium chloride. The position of the band is recorded, ठीक है। The heavy DNA molecule can be distinguished from the normal DNA by centrifugation of 6M cesium chloride density gradient. The density gradient value and cesium chloride and DNA is almost same, therefore equilibrium point of nitrogen 15 nitrogen DNA will be banned. In this both DNA strand are labeled with, okay. बहुत आसान सिंपल में बताती हूँ। ऊपर आपके डायग्राम में देखो 4.9 डायग्राम ऑब्जर्व करो, ओके।
पहले जो ई कोलाई है, ई कोलाई का जो डीएनए है वो पहले ग्रो किया 14 नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट मीडियम, ओके, उसके बाद 15 नाइट्रोजन मीडियम कंटेनिंग। अब आपको दिखाई दे रहा है पहले वाला जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें 15 नाइट्रोजन डीएनए, मतलब रेड कलर का 10-20 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, पैरेंटल डीएनए से 2 नए डीएनए बनेंगे। तो पैरेंटल डीएनए में 15 नाइट्रोजन था, उसके ऊपर नया डीएनए बना, तो एक ओल्ड मतलब 15 नाइट्रोजन, उसके ऊपर नया डीएनए बना जो ग्रीन कलर के दिखाया है वो 14 नाइट्रोजन कंटेनिंग, क्योंकि उसको 14 नाइट्रोजन में सबसे पहले ग्रो किया। फिर उन दो जो नए डीएनए बने हैं उसको 40 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज किया, ओके। अब उसको फिर से 15 N में ग्रो किए। तो देखो आप पहले 14 नाइट्रोजन वाले दो दिखाई दे रहे हैं, फिर रेड ग्रीन, फिर ये आपको मैं ऐसे डायग्राम से समझाती हूँ। एक ओल्ड है एक न्यू है, बस वहां पे यही आपको समझना है, एक ओल्ड वन है एक न्यू वन। दिस इज ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल, दोनों ही स्ट्रैंड 15N नाइट्रोजन है, ओके। अब जब रेप्लिकेशन फोर्क होगा ये 15N नाइट्रोजन मीडियम में ग्रो, फिर रेप्लिकेशन के लिए ये स्ट्रैंड अलग हो गया, ये 15 नाइट्रोजन है और ये 15 नाइट्रोजन। फिर उन दोनों को कल्चर किया 14 नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट मीडियम, जो कि लाइट वेट है। तो वो न्यूट्रिएंट मीडियम से जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो 14 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है, नाइट्रोजन बेस होते हैं, इसीलिए वो रेडियो एक्टिव होगा। तो 14 नाइट्रोजन जो है वो इस तरह से ये पैरेंटल स्ट्रैंड दो सेपरेट हो गए, उसके ऊपर नए स्ट्रैंड बनेंगे, पर नए स्ट्रैंड के लिए जो नाइट्रोजन की जरूरत है वो नाइट्रोजन जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर थे वो होंगे 14 नाइट्रोजन। तो 14 नाइट्रोजन ऐसे दिखता है, तो उसके ऊपर ये 14 नाइट्रोजन वाला नया स्ट्रैंड बन गया, ओके। ये प्रोसेस हुई कितने मिनट्स में, ये प्रोसेस पहले वाली हुई 20 मिनट्स में, 20 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज किया। अब हमारे पास दो है, यहाँ ये जो रेड कलर का है वो 14 नाइट्रोजन कंटेनिंग है और जो ब्लैक कलर है वो 15 नाइट्रोजन कंटेनिंग। अब फिर से सेंट्रीफ्यूज किया गया, फिर से सेंट्रीफ्यूज किया, मतलब पहले इसका देखते हैं। अब जो न्यूट्रिएंट मीडियम लिया है वो 15 नाइट्रोजन, कौन सा, न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग 15 नाइट्रोजन। अब ये जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो पहले ये दो स्ट्रैंड अलग हो गए, ये हो गया नाइट्रोजन जिसके अंदर 15 नाइट्रोजन है और ये दो अलग हो गए, दूसरा 14 नाइट्रोजन हो गया अलग। अब न्यूट्रिएंट मीडियम कौन सा लिया है, 15 नाइट्रोजन कंटेनिंग, जो मैंने ब्लैक कलर के दिखा है, तो उसके ऊपर दोनों ही स्ट्रैंड जो होंगे वो 15 नाइट्रोजन कंटेनिंग होंगे, तो वो इस तरह से ये 15 नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यू स्ट्रैंड बन गया और ये भी 15 नाइट्रोजन कंटेनिंग, इसके ऊपर न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। ये हो गया प्रोसेस 20 मिनट। सेम इसका भी ऐसे ही, अब ये जो 14 नाइट्रोजन में था अभी उसको 15 नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया, तो ये पहले दो स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, ये पैरेंटल डीएनए स्ट्रैंड अलग हो गए, ये ब्लैक वाला अलग हो गया, ब्लैक मतलब 14 नाइट्रोजन, नहीं सॉरी ब्लैक मतलब 15 नाइट्रोजन, रेड मतलब 14 नाइट्रोजन कंटेनिंग, ये रेड वाला अलग हो गया, ये पैरेंटल दो स्ट्रैंड अलग हो गए। अब उनके ऊपर नए स्ट्रैंड बनेंगे, नए स्ट्रैंड के अंदर क्या है, 15 नाइट्रोजन कंटेनिंग 15 नाइट्रोजन वाला न्यूक्लियोटाइड, तो मैंने ऐसे दिखाया, इसके ऊपर नया स्ट्रैंड बन गया, इसके ऊपर भी नया स्ट्रैंड बन गया, ओके। तो इस तरह से ये प्रोसेस कितने मिनट्स में हुई है, आगे और 40 मिनट्स में।
तो जैसे एक्सपेरिमेंट में आपके टेक्स्ट बुक के रेड और ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया, वैसे मैंने यहाँ पे किया। ये पैरेंटल स्टैंड था, तो सबसे पहले 14 नाइट्रोजन में उसको कल्टीवेट किया, तो ओल्ड न्यू दिखाई दे रहा है, ओल्ड न्यू। फिर से उनको ग्रो किया, यहाँ पे 1 से 2 होंगे, यहाँ पे दोनों ही अब हो गए 15 नाइट्रोजन। यहाँ पे एक ओल्ड है एक न्यू है, 14 कंटेनिंग है 15 कंटेनिंग। वैसे यहाँ पे 14 कंटेनिंग 15 कंटेनिंग और यहाँ पे दोनों ही 15। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? इससे ये पता चलता है किसी भी स्टैंड में एक ओल्ड होता है एक न्यू होता है, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। उसके लिए जो मीडियम का इस्तेमाल किया है वो है आपका CaCl2, सीजियम क्लोराइड, जो 6 मॉलिक्यूलर वेट। इन दिस बोथ स्ट्रैंड DNA लेबल्ड एज 15N। ओके, अब ये जो दो नए स्ट्रैंड है वो 15N वाले हैं। इसमें एक 15N है, एक 14N है। यहाँ पे भी एक 14N वाला स्ट्रैंड, एक 15N वाला, और ये दोनों ही 15N वाले। तो उस तरह हर एक मॉलिक्यूल में एक ओल्ड और एक न्यू स्ट्रैंड होता है। दिस इज हाउ इट इज। हाँ, अब यहाँ पे डायग्राम में दिया है, देखो 14N 14N 14 15 14 15 मिक्सचर। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं? यस Yes, आप ma'am. खुद ड्रॉ करके देखो। ये एक ऐसे कलर पेंसिल या फिर कलर पेन, ये मेन वाला है जो पहले 15N में था। फिर दो स्टैंड को सेपरेट करो, जो 15 ब्लैक कलर, उसके ऊपर नया जो बैंड बनेगा वो 14N कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो वो अलग पेन से दिखा। फिर से इन दोनों को सेपरेट करो, इन दोनों को सेपरेट करो, फिर ये ऐसे दिखाई। ये मिक्सचर है और ये सिंगल है। मिक्सचर मतलब हाइब्रिड। ओके, तो ये मेल्सन का एक्सपेरिमेंट है दैट प्रूव्स that semi-conservative replication is there. मतलब any replication there is 50% old part and 50% newly formed part. Okay? ठीक है, आज के लिए रुक जाते हैं। ओके, थैंक यू अब मैम। हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस से। Tomorrow we will start with the new topic that is protein synthesis. ओके, आज का होमवर्क है write a note on DNA replication. Today's homework is write a note on DNA replication. Okay?